दोस्तों, हम इंसान भले ही खुद को बहुत होशियार समझते हों, लेकिन कुदरत के सामने हमारी हैसियत रत्ती भर भी नहीं है। इसके बावजूद हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, कुदरत से छेड़छाड़ करने की। नतीजा, हर बार हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और शायद वह दिन दूर नहीं जब कुदरत हमारी गलतियों का हिसाब मानवता का पूरा सफाया करके चुकाएगी। जब भी प्रकृति से खिलवाड़ की बात होती है तो हमारे पड़ोसी देश चीन का नाम सबसे पहले आता है। कभी यह करोड़ों चिड़ियों को मारकर अपने इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है, तो कभी बड़े बड़े फार्म्स में करोड़ों सांप, रेशम के कीड़े और मुर्गियों की ब्रीडिंग करवाता है। लेकिन इस बार चीन ने जो दांव खेला है, वह या तो उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा या पूरी तरह तबाह कर देगा। चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश क्यों छोड़े? क्या यह कदम उसके लिए विनाशकारी साबित होगा या इसके पीछे कोई सीक्रेट प्लान है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ खतरनाक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। यह किस्सा है सन 1850 का, जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी थी। हजारों अंग्रेज वहां बसने लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जमीन उन्हें अपनी नहीं लग रही थी। ऐसे में थॉमस ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश नागरिक ने यूरोप से 13 यूरोपियन खरगोश मंगाए और उन्हें अपने बैकयार्ड में छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि यह छोटी सी गलती ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, इसलिए वे तेजी ऐसी सक्सेस करने लगे। पहले ही साल इनकी आबादी 200 तक पहुंच गई और महज 60 सालों में यह संख्या 100 करोड़ के पार चली गई। इन जंगली खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। खेत बर्बाद हो गए, मिट्टी इतनी कमजोर पड़ गई कि जमीन बंजर बन गई। हालात इतने बिगड़ गए कि ये खरगोश खाने की तलाश में इंसानों के घरों तक घुसने लगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर इसका हल नहीं निकला तो इंसानों को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। चारों तरफ फेंसिंग लगाई, जहरीली गोलियां फेंकी गईं और लोगों को आदेश दिया गया कि जहां भी खरगोशों की सुरंग दिखे उसे नष्ट कर दें। लेकिन खरगोशों ने खुद को इतनी तेजी से ढाल लिया कि इन तरीकों का कोई असर नहीं हुआ। तब सरकार ने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने खरगोशों को एक खतरनाक बीमारी देने का फैसला किया। कुछ खरगोशों को पकड़कर उनके शरीर में मॉक्सोवास नाम का वायरस इंजेक्ट किया गया, जो उन्हें दर्दनाक मौत देता था। ये वायरस तेजी से फैला और लाखों खरगोश मारे गए। लेकिन कुछ ही वर्षों में खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर ली और फिर से उनकी संख्या बढ़ने लगी। तब ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों ने एक और वायरस बनाया, RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस। इसके संपर्क में आते ही खरगोश महज 48 घंटे के भीतर मरने लगे। 1996 तक इस वायरस ने 80% खरगोशों का सफाया कर दिया। लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 बिलियन खरगोश मौजूद हैं, जिन्हें कुछ खास जंगलों तक सीमित कर दिया गया है। ठीक ऐसा ही स्कॉटलैंड में हुआ, जब हिरणों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सरकार को प्रोफेशनल शिकारियों को हायर कर 1 लाख हिरणों को मरवाना पड़ा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी घटनाओं से सबक लेने के बावजूद चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े? इसका जवाब चीन की जियोग्राफी में छिपा है। सन 80 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो देश की कुल भूमि का 5वां हिस्सा था। लेकिन 2015 तक यह बढ़कर 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, चीन की लगभग 50% जमीन अब DPR यानी डेजर्टिफाइड जोन बन चुकी है। यानी चीन धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है और यह उसकी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि चीन ने रेगिस्तान में खरगोशों को छोड़ने का यह अनोखा कदम उठाया है। इसका मकसद ये है कि ये खरगोश वहां की वनस्पतियों को नियंत्रित करें और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन का यह प्रयोग सफल होगा या फिर यह भी ऑस्ट्रेलिया जैसी तबाही को जन्म देगा? क्या चीन ने अनजाने में अपनी ही बर्बादी की नींव रख दी है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने वाले हमेशा तबाही का ही सामना करते हैं।
चीन का आधा हिस्सा रेगिस्तान बनने की कगार पर था और बढ़ते रेगिस्तान की वजह से वहां सूखी रेत की मात्रा इतनी बढ़ गई कि शहरों में भी रेतीले तूफान आने लगे। हरियाली घटने के कारण बारिश में भी भारी गिरावट आई और चीन की घनी आबादी वाले शहरों में हालात और बिगड़ गए। खेती के लिए जमीन बंजर हो गई, जिससे गांवों में बेरोजगारी बढ़ी और लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। इसका असर इतना गंभीर था कि 2020 तक चीन के कई गांव पूरी तरह वीरान हो गए और शहरी इलाकों में जनसंख्या का दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। इस संकट से निपटना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि इसका सीधा असर 4 करोड़ लोगों पर पड़ रहा था। अगर यही हालात जारी रहते तो अगले 300 सालों में चीन एक विशाल रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। इस खतरे को भांपते हुए चीन ने 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने रेगिस्तानी इलाकों में हजारों पेड़ लगाए ताकि वहां हरियाली लौट सके, लेकिन बिना सही इकोसिस्टम के ये पेड़ जल्द ही सूख जाते और सारी मेहनत बेकार चली जाती। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो चीन को एक नया रास्ता अपनाना पड़ा। चीन के वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि केवल पेड़ लगाने से समस्या हल नहीं होगी, इसके लिए वहां एक संपूर्ण जंगली इकोसिस्टम बनाना होगा। सरकार ने इस समस्या के हल के लिए प्रमुख वैज्ञानिक कियान यूजन से संपर्क किया। उनकी टीम ने गहन अध्ययन के बाद एक नई योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत न केवल वृक्षारोपण किया जाएगा बल्कि पूरे इलाके में जीव जंतुओं को भी बसाया जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित हो सके। इस योजना को लागू करने के लिए चीन सरकार ने कई बड़े निवेशकों को इस परियोजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजा यह हुआ कि 3 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने एक 3 स्तरीय योजना तैयार की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परियोजना सफल हो। पहला चरण था बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। इसमें चीन सरकार ने रेगिस्तान के इलाकों में ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो सूखी मिट्टी में भी पनप सकें। दूसरा चरण था खेतीबाड़ी का, जिसमें आसपास के गांवों के किसानों को इस परियोजना से जोड़ा गया। उन्हें ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो कम पानी में भी जीवित रह सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था तीसरा चरण, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक शोध किया कि कौन से जीव इस नए इकोसिस्टम को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। आखिरकार उन्होंने रेक्स प्रजाति के खरगोशों को इस कार्य के लिए चुना। अब सवाल यह है कि खरगोश ही क्यों? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, रेक्स खरगोश किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। दूसरा, ये खरगोश घास की जड़ों तक चरते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तो पुराने पौधों के बीज अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे उगने लगते हैं। इसके अलावा चीन के लिए इस योजना में एक व्यावसायिक पहलू भी था। चीन के लोग खरगोश का मांस बहुत पसंद करते हैं और हर साल वहां 99 मिलियन से अधिक खरगोशों की ब्रीडिंग और बिक्री की जाती है। ऐसे में जो किसान खरगोशों को पालने के लिए आगे आएंगे, वे इन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा सकते थे। खास बात यह थी कि एक मादा रेक्स खरगोश साल भर में करीब 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसीलिए चीन ने विदेशों से 12 लाख रेक्स रैबिट खरीदकर अपने रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ दिए। इस योजना का असर तेजी से दिखने लगा। शुरुआत में जब खरगोशों को छोड़ा गया, तब 100 किलोमीटर के रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल 3% हरियाली थी, लेकिन कुछ ही सालों में यह आंकड़ा 84% तक पहुंच गया। यानी अब 100 किलोमीटर में से 84 किलोमीटर क्षेत्र हरा भरा हो चुका था और वहां घास, पेड़ पौधे और फसलें पनपने लगी। लेकिन इस योजना में एक बड़ा जोखिम भी था। अगर इन खरगोशों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो गई तो वे पूरी वनस्पति को खा सकते हैं और उसी जंगल को तबाह कर सकते हैं जिसे बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इन खरगोशों के कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं हैं, लेकिन चीन के लोग खुद इन्हें खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में क्या यह परियोजना सफल होगी या यह भी ऑस्ट्रेलिया के खरगोश संकट जैसी आपदा में बदल जाएगी?
अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को भी चीन जैसी योजना अपनाकर अपने थार रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें भी अपने बंजर इलाकों में वन्य जीवों को बसाकर इकोसिस्टम सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद।